हाँ, जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान अपने फोन की स्क्रीन देख रहा है और उसका जो छोटा सा निवेश था ना, वो एक ही दिन में दोगुना हो गया है। बहुत ही बढ़िया फीलिंग होगी वो तो। बिल्कुल। मतलब स्क्रीन पर हरे रंग के तीर लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं और टिंग टिंग करके लगातार मुनाफे की नोटिफिकेशंस बज रहे हैं। अरे वाह। हाँ, और वो इंसान खुशी से एकदम झूम उठता है। उसे लगता है कि बस उसने वित्तीय सफलता का कोई जादुई रहस्य खोज लिया है। राइट, हर किसी का यही सपना होता है। एग्जैक्टली। लेकिन उस वक्त उसे ये भनक तक नहीं होती कि वो जो स्क्रीन है ना, वो दरअसल एक हथियार है। और वो जो हरे रंग में चमकता हुआ भारी भरकम मुनाफा दिख रहा है, मेरा मतलब है वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक और मानसिक तबाही का बस पहला कदम है। बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पता है, जो चीज स्क्रीन पर एक बहुत ही साधारण वित्तीय लेन देन या कह लें निवेश के अवसर जैसी दिखती है ना, वो असल में एक बहुत ही परिष्कृत, एक बहुत ही एडवांस्ड मनोवैज्ञानिक अपहरण है। मनोवैज्ञानिक अपहरण, ये शब्द काफी भारी हैं। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो आधार है, हमारी जो स्रोत सामग्री है, द आर्किटेक्चर ऑफ द टेलीग्राम ट्रेडिंग ट्रैप, उसमें यही बताया गया है। ये कोई आम साइबर अपराध नहीं है। अच्छा, मतलब ये उस तरह का हैक नहीं है जहां कोई नहीं, जहां कोई हैकर बैंक का सर्वर हैक करके पैसे चुरा लेता है, ये वो नहीं है। यहाँ तो सर्वर को हैक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर वो हैक क्या कर रहे हैं? वो सीधे इंसानी दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर रहे हैं। ओहो, मतलब इंसान का दिमाग ही उनका असली टारगेट है। एग्जैक्टली। और सच कहूं तो यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन भी है। हमें ना उस पूरी वास्तुकला को समझना है, उस खतरनाक और जटिल ढांचे को डिकोड करना है जो इस ऑनलाइन धोखाधड़ी की बुनियाद है। सही कहा। क्योंकि देखिए, अगर भौतिक दुनिया में कोई डकैती होती है तो क्या होता है? तिजोरी टूटती है, निशान छूटते हैं, पुलिस को सुराग मिलते हैं। हाँ, और नुकसान को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल डकैती है, ये इतनी खामोश होती है कि जब तक इंसान की वित्तीय रीढ़ पूरी तरह से टूट नहीं जाती ना, उसे दर्द का एहसास तक नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान भी, मतलब कोई अनपढ़ नहीं बल्कि एक तार्किक इंसान, इस जाल में कैसे अंधा हो जाता है। और इस जाल को गहराई से समझने के लिए हमें स्रोत सामग्री में दी गई केस स्टडी पर गौर करना होगा। एक छात्र की कहानी है इसमें। अच्छा, एक छात्र। हाँ, ये कहानी उस बिंदु से शुरू होती है जहाँ एक युवा है जो अपने करियर के बिल्कुल शुरुआती चरण में है, और जाहिर सी बात है वो आर्थिक स्थिरता की तलाश में। जो कि हर युवा की कहानी है आज के समय में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि उसे कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं बेची जा रही है स्कैम में। तो फिर क्या बेचा जा रहा है? उसे बेची जा रही है एक संभावना, एक ऐसा सपना जहां बिना किसी कड़ी मेहनत के, मतलब एकदम एफर्टलेस तरीके से रातों रात बेतहाशा दौलत कमाई जा सकती है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर ना मुझे सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। क्या? मतलब समाज में हर कोई जानता है, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, राइट? हाँ, वो तो है। रातों रात अमीर बनने की जो योजनाएं होती हैं वो हमेशा शक के घेरे में रहती हैं। तो फिर एक उच्च शिक्षित युवा या कोई भी तार्किक इंसान इस तरह के आसानी से मिलने वाले पैसे के झांसे में इतनी जल्दी कैसे आ जाता है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब उसका तार्किक दिमाग उस वक्त काम करना क्यों बंद कर देता है? ये तो वही बात हो गई ना, मछली पकड़ने के कांटे में लगे उस स्वादिष्ट चारे की तरह। एग्जैक्टली। जो बाहर से बहुत आकर्षक लगता है लेकिन अंदर से जानलेवा होता है। तो लोग वो चारा क्यों निगल लेते हैं? देखिए, इसका जवाब ये है कि ये झांसा ना अचानक से नहीं दिया जाता, ये बहुत ही धीरे धीरे बुना जाता है, और इसकी नींव रखी जाती है इंटरनेट पर पहले से मौजूद हसल कल्चर पर। हसल कल्चर? हाँ, मतलब वो जो 24 घंटे काम करने और सफल दिखने की होड़ है। हाँ। अत्यधिक सफलता दिखाने वाली संस्कृति। जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया खोलता है और लगातार दूसरों को कम उम्र में महंगी गाड़ियां खरीदते देखता है, या फिर विदेश यात्राएं करते हुए देखता है इंस्टाग्राम पर, बिल्कुल, तो उसके अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ बहुत बड़ा गवा देने का डर पैदा होता है। राइट, फोमो। हाँ, फोमो। और ये जो स्कैमर्स है ना, ये बहुत शातिर हैं। ये सीधे इसी वित्तीय चिंता और पीछे छूट जाने के डर को अपना निशाना बनाते हैं। तो वो अप्रोच कैसे करते हैं? वो शिकार को एक ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में आमंत्रित करते हैं जो बाहर से देखने पर ना एक बेहद एक्सक्लूसिव और एलीट निवेश क्लब जैसा लगता है। अच्छा, एक्सक्लूसिव क्लब।
इसे मैं एक अलग नजरिए से देखता हूँ। बताइए। ये ना उस कैसीनो की तरह है जहां दीवारों से घड़ियां हटा दी जाती हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, और खिड़कियों पर काले पर्दे डाल दिए जाते हैं। एग्जैक्टली, ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आ सके, किसी को पता ही ना चले कि दिन है या रात। कैसीनो का मालिक पूरे माहौल को इतनी गहराई से नियंत्रित करता है कि अंदर बैठे इंसान का दिमाग उसी कृत्रिम दुनिया को, उसी बनावटी माहौल को अंतिम सत्य मान लेता है। ये एकदम सटीक विश्लेषण है आपका, एकदम परफेक्ट। शुक्रिया। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी यही होता है? बिल्कुल यही होता है। जब वो छात्र उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ता है ना, तो उसे लगता है कि वो सैकड़ों असली निवेशकों के बीच बैठा है। ग्रुप में लगातार संदेश आ रहे होते हैं, जैसे मैंने आज 50,000 कमाए, या अरे मेरी तो कार की नई डाउन पेमेंट हो गई। अरे बाप रे, तो वहां एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, लेकिन हकीकत क्या है पता है? हकीकत यह है कि उस ग्रुप के 10,000 सदस्यों में से 9,990 सिर्फ ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं। रुको, क्या 9,990 बॉट्स? मतलब असली इंसान है ही नहीं? नहीं, वो सिर्फ रोबोट्स हैं, बॉट्स हैं, और ये बॉट्स एक तय एल्गोरिदम के तहत काम करते हैं। तो वो इतने असली कैसे लगते हैं? क्योंकि वो असली इंसानों जैसी भाषा में बात करते हैं। यहाँ तक कि वो जानबूझकर छोटी-मोटी टाइपिंग मिस्टेक के साथ संदेश भेजते हैं। ओहो, टाइपिंग मिस्टेक भी जानबूझकर? हाँ, ताकि सब कुछ एकदम प्रमाणिक लगे कि कोई असली इंसान जल्दबाजी में टाइप कर रहा है। ये तो बहुत ही खौफनाक है। मतलब जिसे इंसान एक जीवंत समुदाय, एक असली कम्युनिटी मान रहा है, वो दरअसल एक कोडिंग स्क्रिप्ट है जो उसे घेर कर खड़ी है। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात बताइए, जब बात पैसे निवेश करने की आती है, तो क्या अंदर कोई खतरे की घंटी नहीं बजती? कैसे बजेगी, माहौल ही ऐसा है। नहीं, मेरा मतलब है जब वो उसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके किसी नए डैशबोर्ड पर पैसे डालने को कहते हैं, तो वो इंसान रुकता क्यों नहीं? यहीं पर स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार काम आता है। कौन सा हथियार? UI/UX का शस्त्रीकरण। मतलब यूजर इंटरफेस डिजाइन का वेपनाइजेशन। अच्छा, डिजाइन को ही हथियार बना लिया। बिल्कुल। उस छात्र को जिस फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट या ऐप पर ले जाया जाता है ना, वो दिखने में दुनिया के सबसे बेहतरीन और सुरक्षित वित्तीय प्लेटफॉर्म्स की हूबहू नकल होती है, एकदम असली लगती है। मतलब लेआउट, फॉन्ट्स, सब कुछ प्रोफेशनल होता होगा। हाँ। और उस स्क्रीन पर बाकायदा रंगों का विज्ञान इस्तेमाल किया जाता है। रंगों का विज्ञान? हाँ, लगातार चमकते हरे तीर, बढ़ते हुए ग्राफ की लाइनें, और हर बार मुनाफा होने पर बजने वाली एक खास नोटिफिकेशन ट्यून। टिंग। हाँ, ये सब ना इंसान के दिमाग में डोपामाइन का एक जबरदस्त स्राव पैदा करता है। और डोपामाइन तो ये सिर्फ एक भ्रम नहीं है, ये तो एक शारीरिक, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। मतलब जब इंसान उस हरे रंग के ग्राफ को ऊपर जाते दिखता है, तो उसका दिमाग उसे एक तरह का नशा दे रहा होता है। एकदम सही। और उस नशे की हालत में ना कन्फर्मेशन बायस यानी पुष्टिकरण पूर्वाग्रह पूरी तरह से इंसान पर हावी हो जाता है। ये कन्फर्मेशन बायस यहाँ कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज में थोड़ा पैसा लगाता है, तो वो अवचेतन रूप से सबकॉन्शियसली चाहता है कि उसका फैसला सही साबित हो। हाँ, कोई ये तो नहीं माना चाहेगा कि उसने बेवकूफी की है। एग्जैक्टली। तो जब स्क्रीन उसे वही दिखाती है जो वो देखना चाहता है, कि उसका निवेश बढ़ रहा है, तो उसका दिमाग हर उस लाल झंडी को, हर रेड फ्लैग को नजरअंदाज कर देता है, जो चीख चीख कर कह रही होती है कि ये सब फर्जी है। फिर भी यार एक सवाल मेरे दिमाग तो बहुत परेशान कर रहा है। क्या? पूछिए। देखिए, आज के युग में ना हम सब जानते हैं कि एक स्क्रीनशॉट को फोटोशॉप करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं, राइट? हाँ, कोई भी कर सकता है। और एक पूरी की पूरी वेबसाइट रातों रात खड़ी की जा सकती है। जब ये तकनीकी सच्चाई इतनी आम है, सबको पता है, तो ये फर्जी सबूत हमारे दिमाग के जो सुरक्षा तंत्र है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको चकमा कैसे दे देते हैं? इसका कारण बहुत ही गहरा है। इसका कारण ये है कि इंसान का दिमाग ना एक ही समय में समूह की सहमति और अथॉरिटी, इन दोनों का सामना कर रहा होता है। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, जब एक टेलीग्राम ग्रुप में सलाहकार के रूप में बैठा एक तथाकथित विशेषज्ञ जो खुद को अथॉरिटी बताता है, वो कोई सिग्नल देता है, और अगले ही पल 50 अलग अलग अकाउंट्स जो असल में बॉट्स हैं, वो स्क्रीनशॉट शेयर करने लगते हैं कि उस सिग्नल से उन्हें भारी मुनाफा हुआ है। वो तो सोशल प्रूफ मिल गया। बिल्कुल। तो एक अकेले इंसान का जो तार्किक दिमाग है ना, वो उस भारी सामूहिक सहमति के आगे घुटने टेक देता है। बाप रे। हमारा जो विकासवादी मनोविज्ञान है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, वो हमें सिखाता है
कि अगर समूह का एक बड़ा हिस्सा किसी दिशा में जा रहा है तो वो दिशा जरूर सुरक्षित होगी। भीड़ हमेशा सही होती है, ये हमारी प्रोग्रामिंग है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब वो एक झूठी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं और इंसान के ही विकासवादी मनोविज्ञान को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। खैर, अब आते हैं उस बिंदु पर जहां ये कहानी अपना सबसे खौफनाक मोड़ लेती है। स्रोत सामग्री इसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या पैसे आंटने की प्रक्रिया कहती है। हाँ, ये सबसे बुरा हिस्सा है। मतलब शिकार अब पूरी तरह से सम्मोहित है। उसे स्क्रीन पर अपना छोटा सा निवेश एक विशाल मुनाफे में बदला हुआ नजर आ रहा है। अब वो इंसान अपने उस पैसे को निकालना चाहता है, राइट? हर कोई मुनाफा घर ले जाना चाहेगा। तो मुझे सोचने दीजिए। जब वो निकासी का विड्रॉल का बटन दबाता है तो क्या होता है? कोई सर्वर क्रैश हो जाता है या प्लेटफॉर्म अचानक कहता है कि सुरक्षा कारणों से खाता लॉक हो गया है? नहीं, उनका तरीका इससे कहीं अधिक परिष्कृत और मैं कहूँगी क्रूर है। क्रूर है? तो वो मना नहीं करते? वो उसे सीधे तौर पर कभी मना नहीं करते। वो उसे दिखाते हैं कि उसका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और निकासी के लिए एकदम तैयार है। अच्छा, तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि वो कहते हैं उस भारी रकम को उसके असली बैंक खाते में ट्रांसफर करने से पहले उसे एक छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय निकासी फीस या टैक्स का भुगतान करना होगा। और यही वो दलदल है जहां इंसान सबसे बुरी तरह फंसता है। एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए हमें इस तंत्र को देखना होगा जिसे संक कॉस्ट फैलेसी या डूबी हुई लागत का भ्रम कहा जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक इंसान ने 50,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है? वो रकम अब 10 लाख रुपए हो चुकी है। अब स्कैमर्स कहते हैं कि उन 10 लाख को निकालने के लिए आपको 50,000 रुपए का एक टैक्स देना होगा। और यहीं पर ना इंसान का गणित काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। उसका दिमाग ये सोचता ही नहीं है कि वो 50,000 रुपए का एक और नुकसान करने जा रहा है। हाँ। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करता है कि 50,000 रुपए देकर उसे 9,50,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा होगा। क्योंकि वो उस स्क्रीन पर दिखने वाले काल्पनिक 10 लाख रुपए को अपनी संपत्ति मान चुका होता है। हाँ, वो मान लेता है कि वो 10 लाख उसके ही हैं और उस काल्पनिक संपत्ति को खोने का दर्द इतना बड़ा होता है कि वो असल दुनिया से अपनी मेहनत की कमाई से असली पैसे निकालकर उस काले कुएं में डालने लगता है। ये सिर्फ पैसे का जाना नहीं है यार, ये तार्किकता की, लॉजिक की पूरी तरह से मौत है। एकदम सही। क्योंकि ये मांग कभी एक बार में खत्म नहीं होती ना। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये एक अंतहीन चक्र है। बिल्कुल। एक बार जब शिकार पहली फीस दे देता है ना, तो स्कैमर्स समझ जाते हैं कि ये इंसान अब मनोवैज्ञानिक रूप से उनके पूरी तरह नियंत्रण में है। ये हुक हो चुका है। तो वो फिर और पैसे मांगते हैं। हाँ, इसके बाद एक नई कहानी गढ़ी जाती है। अब कहा जाता है कि रकम बहुत बड़ी है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के शक में पैसा रोक दिया गया है और अब एक पेनल्टी भरनी होगी। बाप रे, पेनल्टी? हाँ, फिर कभी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर, एक्सचेंज रेट बदल गई है तो और पैसे दो। मतलब इंसान जितना बाहर निकलने के लिए छटपटाता है और पैसे देता है, वो उतना ही अंदर धंसता चला जाता है। एग्जैक्टली। वो अपने दोस्तों से उधार मांगता होगा, पर्सनल लोन लेता होगा, अपनी बरसों की एफडी बचत सब तोड़ देता है। और उसे हर बार यही लगता है कि बस ये आखिरी भुगतान है, इसके बाद वो सारा पैसा निकालकर अपने सारे कर्ज चुका देगा। और इस दौरान ना पीड़ित एक गहरे आइसोलेशन या अलगाव में चला जाता है। अलगाव मतलब वो किसी से बात नहीं करता? नहीं, वो शर्म और डर के कारण अपने परिवार या दोस्तों को असलियत नहीं बताता। उसे लगता है लोग उसे बेवकूफ समझेंगे। ये तो है। वो सिर्फ उस तथाकथित सलाहकार से बात कर रहा होता है जो टेलीग्राम पर उसे सांत्वना दे रहा होता है, जो खुद वही स्कैमर है। हाँ, और वो उसे भरोसा दिला रहा होता है कि बस एक आखिरी कदम बाकी है, घबराओ मत। अपराधी उस उम्मीद का पूरी निर्ममता से दोहन करते हैं जो उम्मीद उन्होंने ही उस इंसान के दिमाग में रोपी थी। सच कहूं तो ये कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक इंसान अपने ही पैसे वापस पाने की हताशा में हर दिन कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक कांच की स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सल को, उन हरे तीरों को परम सत्य मान बैठा है। लेकिन देखिए, हर भ्रम की एक उम्र होती है। वो तो है। तो ये खत्म कैसे होता है? ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पीड़ित व्यक्ति वित्तीय रूप से पूरी तरह से निचोड़ नहीं लिया जाता। जब उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, जब उसके पास कर्ज लेने का कोई रास्ता नहीं बचता, या जब उसका धैर्य पूरी तरह से जवाब दे देता है और वो साफ कह देता है कि भाई मैं अब एक भी पैसा नहीं दे सकता। तब क्या होता है? तब पर्दा गिरता है। और तब होता है स्कैमर्स का गायब होना, वैनिशिंग एक्ट। हाँ,
डिजिटल दुनिया का वो सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। बहुत डरावना। स्रोत सामग्री में ना इस पल को बहुत ही मार्मिक ढंग से पेश किया गया है। जिस टेलीग्राम ग्रुप में दिन रात हजारों मैसेज आ रहे थे, मुनाफे की बातें हो रही थी, वो अचानक गायब हो जाता है। हाँ, वो चैट हिस्ट्री हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। और वो वेबसाइट, वो फर्जी वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। स्क्रीन पर सिर्फ एरर 404 आने लगता है। वे सारे नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। ये वो क्षण होता है जब पीड़ित के दिमाग पर छाया हुआ जो डोपामाइन का नशा था ना, वो एकदम से उतरता है और वास्तविकता एक हथौड़े की तरह सिर पर लगती है। उसे अचानक समझ आता है कि उसका पैसा जा चुका है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जिसके खिलाफ शिकायत करनी है, उसका कोई चेहरा, कोई नाम या कोई असली पता है ही नहीं। मतलब इंटरनेट की जो सबसे बड़ी ताकत है ना कि वो सीमाओं को मिटा देता है और लोगों को गुमनाम रहकर बात करने की आज़ादी देता है, वही ताकत यहाँ एक विनाशकारी हथियार बन जाती है। बिल्कुल सही। वे सर्वर किराए के होते हैं, वे आईपी एड्रेस फर्जी होते हैं। और वो पैसा जो ट्रांसफर किया गया था, हाँ, वो पैसा तो कुछ ही मिनटों में क्रिप्टो करेंसी में बदलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में गायब हो चुका होता है। उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। एग्जैक्टली। इसीलिए स्रोत सामग्री इस पूरी वास्तुकला को एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करती है। ये घटना सिर्फ एक इंसान के बेवकूफ बनने की कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल युग में अपराध का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी को लेकर जो हमारी पुरानी सोच है उसे बदलना होगा। बिल्कुल। और यहीं से डिजिटल साक्षरता की हमारी पुरानी परिभाषा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। देखिए, आमतौर पर समाज में माना जाता है कि अगर किसी को स्मार्टफोन चलाना आता है, वो ऐप्स डाउनलोड कर लेता है या ऑनलाइन पेमेंट कर लेता है, तो वो डिजिटल रूप से साक्षर है। हाँ, हम यही मानते हैं। लेकिन ये घटना साबित करती है कि ये तकनीकी समझ किसी काम की नहीं है। जो लोग इस जाल में फंस रहे हैं वो अनपढ़ नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बैंकर हैं और उच्च शिक्षित पेशेवर हैं। सही कहा। असली डिजिटल साक्षरता का मतलब सिर्फ किसी उपकरण को चलाना नहीं है। तो फिर क्या है? असली साक्षरता ये समझना है कि डिजिटल दुनिया में वास्तुकला कैसे काम करती है। ये समझना है कि जो चीज स्क्रीन पर दिख रही है उसके पीछे का तंत्र, सिस्टम क्या है। जब हम किसी भौतिक स्टोर पर जाते हैं तो हम उसे देख सकते हैं, उसकी प्रामाणिकता को महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये असली दुकान है। बिल्कुल, हम दीवारों को छू सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश कंपनी और एक अपराधी के तहखाने में चल रहे लैपटॉप के बीच का अंतर सिर्फ एक अच्छे वेब डिजाइन का होता है। बस एक अच्छे वेब डिजाइन का। ये लाइन तो बहुत ही गहरी है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षित नहीं करना है, बल्कि इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम को पैच करना है। एग्जैक्टली। हमें ये सीखना होगा कि स्क्रीन पर दिखने वाला हर हरा तीर, हर चमकता हुआ ग्राफ और हर बढ़ता हुआ नंबर असल में एक परफॉर्मेंस हो सकता है। एक नाटक। हाँ, एक नाटक हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी जेब खाली करने के लिए रचा गया है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है डिजिटल वातावरण में एक बुनियादी संदेह को अपनी आदत बना लेना। बुनियादी संदेह मतलब हर चीज पर शक करना। एक तरह से हाँ, जब कोई टेलीग्राम पर यह दावा करता है कि उसने किसी खास ट्रिक से रातों रात लाखों कमाए हैं, तो हमारे अंदर ये पूछने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर ये तरीका इतना ही अचूक है तो वो इंसान इसे दुनिया के साथ मुफ्त में क्यों बांट रहा है। बहुत सही सवाल। वो अपना सारा समय टेलीग्राम पर अजनबियों को संदेश भेजने में क्यों बर्बाद कर रहा है। वो खुद बैठकर और पैसे क्यों नहीं छाप रहा। हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये जो टेलीग्राम ट्रेडिंग ट्रैप है, ये कोई तकनीकी विफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपराधियों ने टेलीग्राम के सर्वर को हैक नहीं किया, उन्होंने किसी बैंक की सुरक्षा दीवार नहीं तोड़ी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंसान की उम्मीदों, उसके लालच, उसके डर और उसके उस अकेलेपन को अपना हथियार बनाया, जहां वो किसी से सलाह लिए बिना एक स्क्रीन के सम्मोहन में बंध गया। कि स्क्रीन पर दिखने वाली सफलता की कहानियां अक्सर उन शिकारियों द्वारा रची जाती हैं जो सिर्फ एक नए शिकार की तलाश में है। इस अपराध का खात्मा किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से नहीं होगा, ये होगा मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ और एक स्वस्थ आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। और यही बात इस डिजिटल डकैती को पारंपरिक अपराधों से अलग और कहीं अधिक खतरनाक बनाती है। वो कैसे? देखिए, भौतिक दुनिया में जब नुकसान होता है, कोई चोरी होती है, तो
कम से कम हमारे पास ये तसल्ली होती है कि हमने संघर्ष किया था, या हमें पता होता है कि किसने हम पर हमला किया। हाँ, ये तो है। लेकिन इस डिजिटल ट्रैप में इंसान खुद अपने हाथों से अपनी जीवन भर की कमाई एक अदृश्य ब्लैक होल में डालता रहता है, और वो भी इस गलतफहमी में कि वो एक निवेश कर रहा है। और यही बात सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। ये एक ऐसा आघात है जो इंसान के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने खुद को ही धोखा दिया है। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद भविष्य के डिजिटल जीवन के लिए एक नया नियम बन सकता है। बताइए। इसे हम जीरो ट्रस्ट वेरिफिकेशन या शून्य विश्वास सत्यापन कह सकते हैं। जीरो ट्रस्ट दिलचस्प है। हमने आज देखा कि कैसे स्कैमर्स एक पूरी की पूरी फर्जी दुनिया बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं। हाँ, कैसे बॉट्स इंसानों की तरह बात करते हैं और डैशबोर्ड झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। तो क्या अब समय आ गया है कि व्यक्तिगत वित्त और ऑनलाइन दुनिया में हम जीरो ट्रस्ट के मॉडल पर काम करें? मतलब किसी पर भी भरोसा ना करें। हाँ, भविष्य में जब कोई करीबी दोस्त, कोई रिश्तेदार या इंटरनेट पर मिला कोई सलाहकार हमें अपनी अभूतपूर्व सफलता का कोई स्क्रीनशॉट दिखाए, तो क्या हम अपनी आंखों पर भरोसा कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। शायद अब हमें एक ऐसा मानसिक सुरक्षा कवच पहनना होगा जहां हम ये मानकर चलें कि स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक पिक्सल, हर एक मुनाफे का ग्राफ और हर एक सफलता की कहानी तब तक एक सफेद झूठ है जब तक कि वो ब्लॉकचेन के लेजर या किसी वास्तविक भौतिक प्रमाण से 100% सच साबित ना हो जाए। क्या डिजिटल दुनिया में देखना ही विश्वास करना है वाली पुरानी कहावत अब हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है? क्या अब देखने और विश्वास करने के बीच एक अभेद्य दीवार खड़ी करना हमारी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।